बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, संत गाडगे जी महाराज को नमन करता हूं। और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, संतराम बीए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। साथ साथ इस क्षेत्र में हक वंचित समाज की एक मजबूत आवाज जो आज हमारे बीच नहीं है, श्रद्धेय सोनेलाल पटेल जी को भी मैं नमन करता हूं। प्यारे साथियों, मंच के सामने बैठी माताओं, बहनों, छोटी बच्चियों, मुझसे उम्र में छोटे भाइयों, मुझसे उम्र में बड़े बड़े भाइयों और समाज के जागरूक हक वंचित समाज के पहरेदारों, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को कराने के लिए जिन साथियों ने दिन रात एक किया, हमारे प्रदेश, संभाग, मंडल, जिला के सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी से ज्यादा उत्साह आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। जब मैं आपके अंदर उत्साह देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले 10 मिनट मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तो गैर बराबरी का जीवन जी रहे हैं, चाहे वो सामाजिक आधार पे हो, जाति के आधार पे ऊंच नीच आज भी है, और चाहे आर्थिक आधार पे। हमारी राजनीति धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के लिए नहीं है। हमारी राजनीति अपने महान पुरुषों के दिखाए रास्ते पर चल के और समाज को तैयार करके उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, उसमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले और अधिकार का जीवन उनको मिले, इसी के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो आपने एक एक पैसा यहाँ से इकट्ठा करके अपनी मेहनत की कमाई का नगीना में भेजा। आपके पैसे से जो साधन जुटे, उन साधनों से जो शक्ति का निर्माण हुआ, उसी की वजह से हमने लोकसभा में जीत हासिल की। मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं ये देख रहा था, मैं वहां से यहाँ तक आया, बहुत जोश है आप लोगों के अंदर, और मैंने ये भी देखा कि आप लोग गर्मी में भी खड़े हैं, सारी कुर्सियां भरी हैं, उधर दीवारों पे भी चढ़े हुए हैं, इधर दीवारों पे भी चढ़े हुए हैं, पीछे धूप छांव में भी जाके खड़े हैं। ये जगह कम पड़ गई है, ये मुझे महसूस होता है, लेकिन गौर करो जो बात अब आपसे कह रहा हूं। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, जो बच्चे इधर उधर देखते हैं या बातें करते हैं, उनकी दिमाग में समझ में कुछ नहीं आता है। अध्यापक तो अपना काम जिम्मेदारी से कर देता है, कुछ बच्चे ईमानदारी से सीख भी लेते हैं, वही बच्चे पास होते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं जो उस समय हल्ला गुल्ला करते हैं, इधर उधर देखते हैं, आपस में बातें करते हैं,
जब पेपर आता है तो उत्तर उनके पास नहीं आता, तो जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके रिजल्ट में उनके नंबर 0 आते हैं। जिनके नंबर 0 आते हैं उनके हिस्से में भी 0 ही रह जाते हैं। जब यहाँ चित्तौड़ साहब जो हमारे नेता हैं, जिनको मैं बड़ी गंभीरता से सुनता हूँ, जब वो बोल रहे थे तो यहाँ के नौजवान नारा लगाए बहुत जोर जोर से, इधर के नौजवान नारा लगाए। ये कोई सम्मान का काम थोड़ा ही है, ये बिल्कुल सम्मान का काम नहीं है। भावुकता तो आप पिछले हजारों साल से दिखा रहे हैं। किसने आपके आंसू देखे क्या? आप सड़कों पे मरते हो, गटर में मरते हो, कोलू पे भट्टों पे मरते हो। बहन बेटियां दुन जाति की शिकार होती है, कोलू में काम करती है, भट्टों में काम करती है, सर पे ईंटें उठाती है। आपको घर चलाने के लिए अन्य अन्य प्रदेशों में रोजगार करने जाना पड़ता है। जब आप पैसे वाले से मजदूरी मांगने जाते हो तो वो आपकी हत्या कर देता है। तो इतनी भावुकता का जीवन तो आप लंबे समय जी रहे हो, क्या बदला है जीवन? संविधान तो 1950 में आ गया था। क्या आपको इज्जत की, सम्मान की जिंदगी, अधिकार की जिंदगी मिल रही है क्या? तो भाई अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसको लेने के लिए कुछ तो प्रयास करोगे। भाई राजकाज करना भेड़ बकरे का काम थोड़ा ही। भेड़ बकरा राजकाज करती देखिए कभी आपने? भेड़ बकरे तो बलि देने के लिए होती है, कुर्बानी देने के लिए होती है। राजकाज वही कर सकता है जिसके अंदर राजकाज करने की हिम्मत हो, जो राजकाज करने के लिए तैयार है। आर्मी में तो, पुलिस में तो कोई भी जवान भर्ती हो जाएगा। आज रिजल्ट आया पुलिस में भर्ती, अगले दिन कहेंगे घर वाले पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन जैसे वो भर्ती हो जाता है उसके हाथ में बंदूक नहीं देते, उसको 1 साल की 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग से गुजारते हैं, उसको अनुशासन में रहना सिखाते हैं, उसको ऑर्डर मानना सिखाते हैं, उसको उसके अंदर समर्पण, अपनी ड्यूटी के प्रति पैदा करते हैं, जिम्मेदारी पैदा करते हैं। जब ये सब काम पूरा हो जाता है तो उसको लाइन में भेजते हैं। लाइन में रह के वो साथ में काम कैसे करना है, जाति धर्म से ऊपर उठ के भाईचारा बना के कैसे काम करना है, कैसे जाए जनता के बीच में जाके व्यवहार से काम करना है, ये सब वो सीखता है। और जिस दिन वो तैयार हो जाता है फिर उसकी ड्यूटी लगाते हैं। तो जो लोग अभी 90% लोग तो तैयार हो गए जो यहाँ बैठे, उनको एक बार मैंने कहा बैठ गए, उनसे वो लंबे समय से बैठे भी हैं। कल मैंने एक कहानी वहां भी सुनाई थी इलाहाबाद में, और वो कहानी मैं यहाँ भी सुनाऊंगा, आपको समझ आएगी। मेरा काम है आपको समझाना, तैयार करना। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, आपकी जरूरत है मुझे, आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, तब जाके लड़ाई जीतेंगे हम लोग, वरना अकेला क्या करेगा चंद्रशेखर आजाद? गौर करो, गांव से जाने वाली बारातें देखी आप लोगों ने? जब पहले बारात जाती थी तो बस खड़ी हो जाती थी, तो गांव के जो जिम्मेदार समझदार लोग होते थे वो बस में जाके बैठ जाते थे, जबकि उनको पता है कि 2 घंटे बाद बस चलेगी। और आपके मेरे जैसे नौजवान बस के आसपास घूमते रहते थे, और जब आखिरी में बस का चलने का नंबर आता तो दौड़ के बस की तरफ भागते थे, और जब जाके देखते तो सारी सीटें फुल है, और जब सारी सीटें फुल है तो देखते कोई उठ जाए तो उसकी जगह बैठ जाए, और 3-4 घंटे का सफर हो तो टांगे कट जाए, फिर कहीं गेट के पास बैठे, फिर किसी हाथ जोड़े के साथ सच जाओ। तो अगर समझदारी दिखा के पहले ही अपनी कुर्सी पकड़ लो तो फिर ये दिन थोड़ा ही देखना पड़ेगी, कहीं ऊपर दीवार पे चढ़ना पड़े, कहीं उधर दीवार पे चढ़ना पड़े। समझदारी दिखानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। और जब आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो जो दूसरे लोग होंगे वो आपका तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मेरा मजाक जरूर उड़ाएंगे। कहेंगे भाई अभी तो ये लोग नौजवान लोग जैसे हीरो आता है और हीरो को देखने के लिए बहुत सारे भीड़ आते हैं, इस तरह आते हैं, ये जिम्मेदार लोग नहीं। मगर याद करो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। फांसी का फंदा चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है, और ये पता होने के बाद कि मौत निश्चित हो चुकी है, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए गंभीरता पैदा करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा अपने अंदर त्याग की भावना पैदा करनी पड़ती है। जो 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह जो कहते हैं कि नौजवान जिम्मेदार नहीं होता, उनको मेरा चैलेंज है कि आओ भीम आर्मी के हमारे साथियों से मुकाबला करो, तुम्हें पता रहेगा भीम आर्मी का नौजवान जिम्मेदार है या नहीं। मुकाबला करो आजाद समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता से, तब पता लगेगा नौजवान क्या कर सकता है। हमारे एक इशारे पे
और एक महापुरुषों के संदेश थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया था। आप तो जिम्मेदार हो गए हो, वोटर बन गए हो, वोटर समझते हो। पहले उम्र 21 साल थी, फिर बाद में घटाकर 18 साल की गई। 18 साल के नौजवान को माना जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है, वो मुख्यमंत्री चुन सकता है। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई। आप कई साल से काम कर रहे हो। जब आप घर से निकलते हो ये नीला पटका पहन के, तो माँ के मन में ये सपना पैदा होता है कि जिस तरह से दूसरे लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए अवसर प्राप्त दे रहे हैं, कल हमारी औलादें भी सत्ता में आएंगी और हमारे टूटे हुए मकान को पक्का बनाएंगी। अपनी बहन के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अपने भाइयों के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे और जो जुल्म जाति होती है उस जुल्म जाति का खत्म करेंगे। तो माँ तो ये सोचती है और बहन भी ये सोचती है कि कल सत्ता में आके ये लोग जो है जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन देंगे, जिन पे घर नहीं उनको घर देंगे, जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, उद्योग धंधे लगवाएंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। माँ भी ये सोचती है, बहन भी ये सोचती है, पिता भी ये सोचता है। लेकिन 5-7 साल बाद अगर ये नहीं हो पाया तो उनका दिल तो टूटेगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 18-20 घंटे आपके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ। अगर आप भी कार्यकर्ता बनकर काम करोगे, जितने मंच पे बैठे लोग सम्मानित हैं उतने सामने बैठे लोग भी मेरे लिए सम्मानित हैं। जब आप मंच पे बैठ के मंच से अलग हटके जिम्मेदारी से अपने काम को करोगे तो मैं लिख के देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता परिवर्तन को। अभी मैं आ रहा, वो बच्चा भी यही होगा, मैंने उस पर गुस्सा किया। गाड़ी से बाहर निकल के वीडियो बना रहे हो, सड़क चल रही है, सड़क जाति धर्म थोड़ा देखती है, उम्र थोड़े देखती है। एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगा और फिर माँ कहेगी कि बेटा को नुकसान हो गया, कोई भाई खो देगी, बहन भाई खो देगी, कोई पिता अपना बेटा खो देगा। तो इतना ये सब हम पे क्यों बनवाना चाहते हैं? हम तो तुम्हें सिखाते हैं कि भाई अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो। और तुम लोग अगर नहीं सीखोगे तो सड़क पे सड़ लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो गाड़ी का भी नुकसान होगा, आर्थिक भी नुकसान होगा, चोट भी लग जाएगी, तो क्या जवाब दोगे घर जाके? और लगेगा कि भाई चंद्रशेखर ने बुलाया तो नुकसान हो गया। तो ऐसा मत करो यार, समझदार बनो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। बाबा साहब ने हमें इज्जत की जिंदगी मिल जाए, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और हम बाबा साहब और उनके समकालीन महापुरुषों ने काम किया, काशीराम साहब उनके समकालीन महापुरुषों ने काम किया, तो आज हमें इज्जत की जिंदगी मिली है। और अगर हम लोग काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, और अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो गुलामी आ जाएगी, और गुलामी आ जाएगी तो फिर भाई अगर वही जीवन चाहते हो तो कोई बात नहीं। और झाड़ू बदवाने का ही मन कर गया तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों भाई, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आपके हाथ में है। रोटी आप भी उतनी खाते हो जितनी मैं खाता हूँ, समय आपके पास भी उतना ही है जितना मेरे पास है। आपके पास ज्यादा समय हो सकता है क्योंकि आपका एरिया छोटा है, मेरा एरिया बड़ा है, मेरे पास ज्यादा काम है। मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सुनना पड़ता है, बिहार के लोगों को भी सुनना पड़ता है, हरियाणा झारखंड के लोगों को भी सुनना पड़ता है, दिल्ली के लोगों को भी सुनना पड़ता है। इसलिए मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, वो 10 मिनट जो अनुशासन पे खर्च करनी थी मैंने कर दी, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वोट की ताकत को समझते हो? कितने लोग समझते? जरा हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। अगर वोट की ताकत को समझते हो तो ये बताओ कि अगर वोट का प्रयोग करना नहीं सीखे तो फिर क्या ताकत बढ़ पाएगी? देखो, वोट आसानी से नहीं मिली। वोट दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए नहीं किए? और जब वोट दिला दी तो क्या नारा दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। आज के बाद राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। राजा कैसे जन्म लेगा? वोट से। आपका राजा दिल्ली में क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना? उत्तर प्रदेश में तो 4 बार आपका राजा बना,
लेकिन देश में क्यों नहीं बना? क्योंकि देश के लोग बड़े पैमाने पे तैयार नहीं। और तैयार आदमी माँ के पेट से नहीं होता, तैयार करना पड़ता है। जैसे मैंने आज आपको समझाया, और अगर वास्तविकता में अगर आप मुझ में आस्था रखते होंगे, अगर मुझसे प्यार करते रहोगे, तो अगली बार आप समझदारी दिखाओगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और अगर नहीं समझदारी दिखाओगे तो मुझे एहसास होगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी बात को समझाने में कुछ कमी है। मैं आपके अंदर कमी नहीं निकाल सकता। आपके अंदर कमी निकाल के तो और खराब हो जाएगा। मुझे तो अपने अंदर ही कमी ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे समझाने में क्या कमी है। आप ये बताओ, जिन पे राजकाज होता है, जो वोट की शक्ति को समझते हैं, ताकत बनाते हैं, क्या उनकी बहन बेटियों पे जुल्म होता है? बताओ, जोर से बताओ, और जोर से बताओ। जिनके पास राजकाज होता है, क्या उनके हाथ फैले हुए ऐसे होते हैं या ऐसे होते? बताओ, ऐसे होते हैं। तुम्हारे हाथ कैसे हैं अभी? तो तुम्हारा राजकाज नहीं है ना। तो जो चीज नहीं है, अगर उसको लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जब हम 8-7 घंटे 10 घंटे काम करके अपना घर चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो राजकाज लाने के लिए भी हमें 2-4 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। और क्योंकि इस देश में जहाँ तमाम पैसे वाले दल हैं, जिनके पास बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं, जिनके पास एमपी एमएलए हैं, जिनकी सरकारें हैं, जब उनसे मुकाबला करना है तो आपको अपने छोटे छोटे साधनों का प्रयोग भी जिम्मेदारी से करना। अब नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया। नगीना के लोगों ने जब मेरी बात को मान लिया, तो उनके हिस्से में क्या आया? उनके हिस्से में ये आया कि आज डीएम हो या एसएसपी हो या कमिश्नर हो या डीआईजी हो या किसी विभाग का कोई अधिकारी हो, नीचे से लेकर चोटी तक का कोई अधिकारी हो, आज उनकी सुनवाई होती है, आज उनके लिए योजना बनती है, आज उनके लिए रस्सी सड़कें बन रही है। आने वाले समय में अच्छे स्कूल बनेंगे, आने वाले समय में अच्छे कॉलेज बनेंगे, आने वाले समय में उद्योग धंधे लगेंगे तो लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में कुटीर उद्योग लगेंगे तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में जो बैकलॉग हमारा है, वो बैकलॉग भर के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी, उनके घरों में खुशहाली आएगी। जो तमाम तरह की परेशानियां जीवन में है, वो परेशानियां खत्म होगी। जो जुल्म जाति हो रही है, वो जुल्म जाति बंद हो जाएगी। तो नगीना के लोगों ने तो मेरी बात को मान के कर दिया। अगर आप भी मेरी बात को मान लो, तो ऐसी ताकत आपके यहाँ भी बन सकती है। नगीना के लोगों ने तो अपनी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बना के खड़ी कर दी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जैसी आवाज नगीना के लोगों ने दिल्ली भेजी है, उत्तर प्रदेश के सदन में भी ऐसी एक मजबूत आवाज हमारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मेरा तो यहाँ वोट भी नहीं है, उसको कौन बना सकता है? और अगर आप लोग बनाना चाहते हो, तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? तो चलो मैं आपसे एक बात बताता हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश के हाल अब ये है कि पहले तो वहाँ कोई भर्ती नहीं आती थी, और भर्ती आ जाती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। पुलिस की भर्ती का पेपर कितने लोगों ने दिया था बताओ? नीचे करो हाथ। और जब आप भर्ती का पेपर देने गए और आपने अच्छा पेपर दिया, तो मन में इच्छा हुई होगी कि नौकरी मिलेगी, और जैसे बाहर आए तो क्या मिला आपको? पेपर लीक। तो पेपर लीक हो गया तो आपके सपने। और कुछ भर्तियां ऐसी है कि पेपर लीक नहीं हुआ तो आरक्षण में घोटाला हो गया। कौन सी भर्ती? 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 5 दिन आंदोलन किया लखनऊ में, तो 6,800 नौकरियां मिलने का काम हुआ। जब 6,800 नौकरियां की लिस्ट आ गई तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब सोचो, अगर उन 6,800 बच्चों को नौकरियां मिल जाती तो 6,800 परिवार खुशहाल हो जाते।
तो किसने छीना इन नौकरियों को? किसने छीना इन नौकरियों को? घोटाला किनकी सरकार ने किया? तो ये लोग तो हमारी नौकरियों को हमें नहीं दे रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ो। कितनी ऐसी जो है डिपार्टमेंट है हमारे जिनमें नोट फॉर सुटेबल करके SC ST OBC के लोग ये लोग घुसने नहीं दे रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर हो तमाम तरह के और कोई जो है नौकरियां हो संविदा ठेकेदारी करके खत्म कर दे रहे हैं। अब निजीकरण इतना हो गया है कि आने वाले समय में एक भी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक तमाम जातियों के बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? देगा क्या? जब नहीं देगा तो आप 400 रुपए की मजदूरी करके इस देश में कौन सी जिंदगी जी सकते हो? नहीं जी सकते हो ना। इसलिए हमने मांग की है और आप सब लोग सुन लो, हमने मांग की है, हमें विधेयक पेश किया पार्लियामेंट में कि अब समय आ गया है कि समानता है देश में। और समानता तब आएगी जब निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए हो जाएगी, समानता आएगी। 98% प्राइवेट सेक्टर है, कितने परसेंट? सरकारी सेक्टर है 2%। गौर से सुनो, कितने परसेंट? 100 में से 2 नौकरी सरकारी है, 98% नौकरी प्राइवेट है। अब हमारी मांग ये है और ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा और सरकार अगर हमारे लोग की जैसी है तो सारी पार्टियों को सरकार को स्वागत करना चाहिए कि अब आरक्षण जो है निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लोगों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलेगा तो पाल का बेटा भी नौकरी करेगा, प्रजापति का बेटा भी नौकरी करेगा, सैनी का बेटा भी नौकरी करेगा, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, बघेल, पटेल, जाट, गुर्जर, यादव, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक तमाम जातियों के लोगों को, डूब तमाम जितनी जातियों के लोग हैं तमाम जातियों के लोगों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 40-50 हजार की नौकरी आएगी तो जेब में पैसा आएगा तो माँ के भी, माँ को भी अच्छी जो है कपड़े दिला पाएगा, अच्छा खाना दिला पाएगा, बहन को भी सम्मान कर पाएगा, अच्छी शादी ब्याह कर पाएगा, पिता के भी पगड़ी की इज्जत रख पाएगा, इज्जत की जिंदगी दे पाएगा। ये तभी संभव है जब निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो। और हमने ये तय कर लिया है कि अब हम सबसे बड़ी लड़ाई यही लड़ेंगे कि निजी क्षेत्र में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोग चाहते हैं मिलना चाहिए, जैसे मुट्ठी बंद कर दिए मेरे साथ, जोर से मुट्ठी बंद करो। ये मानो कि आपका अधिकार इसी मुट्ठी में है, अगर मुट्ठी ढीली हुई तो अधिकार भाग जाएगा निकल के। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नीचे करो। आप मुझे जोश नजर आ रहा है, गौर करो मेरी बात पे। लेकिन कोई भी चीज मांगने से अगर आपको अधिकार चाहिए तो छीनना पड़ेगा नहीं छीनना पड़ेगा? सोचो, अगर हम लोग यहाँ मजमा में आजाद समाज पार्टी का एमएलए और वो आजाद समाज पार्टी का एमएलए विधानसभा में जाके इस प्रस्ताव को लेके आए कि भाई निजी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और हम यहाँ से निकलकर गांव-गांव जाके भाईचारा पैदा कर ले, तो आने वाला कल उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी का होगा? जोर से बताओ। आजाद समाज पार्टी का अगला कर्म होगा, आजाद समाज पार्टी के लिए अगले अवसर होंगे तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग मुझे करनी पड़ेगी या कलम से सिर्फ लागू कर देना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? जोर से बताओ। उसकी शुरुआत आप अभी से कर लो। अब हमें समझदारी दिखानी है कि सिर्फ हमें नारा नहीं लगाना, हमें अपने गांव में जाके अपने बूथ को तैयार भी करना है और एक बूथ को हमें जिता कर लेके आना है। बहन को भी जाके समझाना है, भाई को भी जाके समझाना है, माँ को भी समझाना है, चाची ताई दादी को भी समझाना है, पिता चाचा को भी समझाना है कि जितना काम होना था हो गया
अब सबसे बड़ा काम ये करना है कि धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी नहीं मिली, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा के अपने बच्चों को कुर्सी में बिठाने की ताकत हमें अपने अंदर पैदा करनी है। करोगे नहीं करोगे? अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको कोई ताकतवर होने से नहीं रोक सकता। अब महसूस करो, मैं तो देश भर में घूमता हूँ, मेरे पास संस्कार के भाई आते हैं कि भैया कोई नहीं बोलता, आप ही बोल सकते हो, हमारा वेतन मानदेय बढ़वा दो, हमें जो है हमें और सुविधा भी मिल जाए, पेंशन का लाभ भी मिल जाए, हमें और लाभ भी मिल जाए, तो भैया हमारे बारे में सोचो। पीआरडी के जवान भी आते हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनें भी आती है, भोजन माता भी आती है, शिक्षा मित्र भी आते हैं, ग्राम पंचायत सहायक भी आते हैं, और तमाम लोग भी आते हैं कि भैया हमारी मदद करो। बीएड के बच्चे आते हैं, हमारी आवाज उठाओ, बीटीसी के बच्चे आते हैं, हमारी आवाज उठाओ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आते हैं, भैया नौकरी दिला दो। ये एसएससी जीडी के बच्चे भी यहाँ हैं, वो भी आते हैं, भैया हमारी नौकरी दिलवा दो। मैं इनसे कहता हूँ कि कुछ भी मांग रहे हो और मेरा भी हाथ फैलाना चाहते हो, अगर कुछ भी चाहते हो तो यहाँ भागने वाले नहीं, देने वाले बन जाओ। उसका लोकतंत्र में आसान तरीका है, वोट देने में कोई पैसा नहीं लगता, वोट को तैयार करना पड़ता है, और जिस दिन इलेक्शन आता है उस दिन एक एक वोट को अपने निशान पर जाके डाल कर आना पड़ता है। जिस दिन ये समाज ये काम करने लगा और जिस दिन बहुजन समाज इकट्ठा हो गया तो फिर वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बात भी पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर हमने लापरवाही की और हम नारा लगाते रहे, फोटो खिंचाते रहे, वीडियो बनाते रहे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, तो 10 साल में हम यहाँ भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। इसका उदाहरण बताता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने के लिए कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में आधे से ज्यादा आबादी 5 किलो सस्ता राशन लेके जीवन जी रही हो, जीवन गुजार रही हो, इनमें से आधी से ज्यादा आबादी ने हवाई जहाज में बैठ के ना देखा हो, हेलीकॉप्टर में बैठ के ना देखा हो, एसी वाले डब्बे में ट्रेन के सफर न किया हो, जिनपे 4 पहियों की गाड़ी ना हो, जिनपे अच्छा मकान ना हो, जिनपे सुख सुविधा ना हो, वो देश कैसे विकसित देश हो सकता है, वो कैसे तरक्की कर सकता है। देश के चंद पूंजीपति आगे बढ़ रहे हैं और देश का गरीब गरीब होता जा रहा है। किसान भी परेशान है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, और मैंने पुलिस के साथियों को भी कहा ये बहुत मेहनत करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि हमें तो बड़ा सम्मान मिलता है, ये हमारी बहनें भी यहाँ खड़ी है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, भीड़ को कंट्रोल करती है, डांटती भी है, धक्का मुक्की भी हो जाती है, परेशानियां भी उठाती है। हाँ वो अलग है, कभी कभी सरकार के इशारे पे, क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन है, थोड़ा सा काम ये गलत में कर देते हैं, लेकिन इनको उसमें भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि इनकी अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद है। मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोग आएंगे तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग कराने का काम करेंगे। मेरी बात तो आप लोग याद, आपको बोतल स्कीम से मुक्ति दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को याद रखना, आपको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी और भर्ती कर देंगे और भर्ती कर देंगे और भर्ती कर देंगे, आपको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना, आपको वेतन विसंगति आपकी दूर करने का काम करेंगे, फ्रस्ट्रेशन खत्म करने का काम करेंगे, और आपको असल में मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे, आपका बोझ कम करने का काम करेंगे। आप लोग मेरी बात को याद रखना। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि ये जो नीले पट्टे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, ये जुर्म जाति होने पे थाना कचहरी में आपके पास जाते हैं न्याय मांगने के लिए, तो भाई आप ये समझो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको न्याय देंगे, तो आप इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। क्योंकि दूसरे लोग तो आप जाके अपने दिल से पूछो, जो लोग आज सत्ता में बैठे बताओ, अधिकारियों पे हमला कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, कुर्सी पे उठा के फेंक देते हैं, वो तो सत्ता के नशे में पागल हैं। यही लोग हैं जो संविधान के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको इनका सम्मान करना चाहिए। आप इनका फायदा है। कल ये मुझसे कहा करेंगे आप इनकी 8 घंटे की नौकरी कर दी है, लोग हमसे झगड़ा भी है, मगर कोई बात नहीं, जो अच्छा काम है वो झगड़ा करने वालों का भी करना पड़ता है।
समझे? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे स्कूल खुद खोले, जैसे ये स्कूल ही है बराबर में, एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं भाई, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो उसको पता ही चलेगा देश में क्या हो रहा है, उसका हिस्सा कौन खा रहा है। अभी बजट आया है, कल मैं बजट पे अपनी बात रखूंगा, तो आप बजट पे मेरी बात को सुनना। मैं आपको बताऊंगा कि बजट में हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें क्या मिलना है, समझे? बड़ा करो, ध्यान रखा करो कि तुम्हारा भाई वहाँ दिल्ली में क्या कह रहा है, किस बात का इशारा कर रहा है, उस बात को गाँव में जाके समझाया करो, बताया करो। मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया नहीं दिखाएगा आपकी बात का, आपको खुद ही मीडिया बनना पड़ेगा। जो वीडियो बनाते हो, इस वीडियो की जगह जो वीडियो वहां से बन के आती है उसको गांव गांव में जाके दिखाया करो, बहनों को, माँ को, देखो भैया की बात सही है, इस तरह का माहौल चल रहा है, इस तरह काम करना, इस तरह से संगठन तैयार होगा। और जो जिम्मेदारी आपको दी जाए, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी, अगर बूथ की जिम्मेदारी दी गई तो बूथ में काम करके, बूथ मजबूत करके साबित करना है कि आप सबसे ईमानदार कार्यकर्ता। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बेकार हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको मैं एक और बात बताऊं, मेरी फ्लाइट थी 4:25। जब मैंने आपका जोश देखा तो मैंने फ्लाइट कैंसिल करवा ली। मैंने कहा लेट चले जाएंगे, लेकिन इनसे 10 मिनट बाद आके भागने मजा नहीं आएगा। इनसे मैं आप जानते हो मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। 4:25 की फ्लाइट आप लोगों के लिए छोड़ दो, हमारा बस चले तो पता नहीं क्या छोड़ दें आपको। लेकिन आप भी तो मेरी बात को पहरा देने वाले बनो, कब तक धोखा करते रहोगे, धोखा खाते रहोगे। ये तमाम लोग जो लोग बड़ा नारा लगाए, संविधान बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, अब जब आप पे जुल्म हो रहा है, कोई आपके बारे उठा रहा है क्या? आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है आपकी लड़ाई? जब बहन बेटियों में जुल्म होता है कौन जाता है लड़ने? जब किसी बुजुर्ग को मारा जाता है कौन जाता है लड़ने? देखो अभी राजस्थान में काट दिया हमारा एक, आपने देखा नहीं देखा? तो कौन वहां धरना दिए बैठे? कौन उनके लिए पार्लियामेंट में लड़ा तख्ती लेके? तो यूपी में मार दिया हमारे एक आदमी गोली से, कौन उसके लिए आवाज उठाया? 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में रेप करके हत्या कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कौन लड़ रहा है उसके लिए? ये सारी लड़ाई तो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, और आप वोट किसी और को दे रहे हो। ये तो और भी बड़ा धोखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजबा में रहने वाले मेरे साथियों, आज जितनी संख्या में आप लोग, हजारों की संख्या में, अगर आप 10 दिन काम कर दोगे और एक आदमी 10 आदमी को तैयार कर देगा तो 1 लाख वोट आजाद समाज पार्टी को मजबूर पड़ेगा मेरी बात को। और अगर आप 1 महीना काम कर दिए तो सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, जैसे हमने वहां नगीना में करा दी नहीं करा दी? 200 साल पुरानी पार्टी जमानतें जब्त कराई नहीं कराई? तो भाई काम करने के लिए मन बना लो, तैयार हो जाओ। देखो मैं तब तक बोल रहा था, धूप तो नहीं आई ना? अपनी बात ठीक है वहां, मगर तुम ये बात समझ लो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 4 गोली खा के खड़े आपके बीच में, पता है नहीं पता? एक गोली जरा सी इधर हो जाती तो पेट छीन के निकल जाता, समझते नहीं समझते? तो वो तो हमारी जान लेने के लिए पीछे पड़े, इसलिए नहीं पड़े कि हमें हमसे कोई शादी ब्याह कराना है। वो इसलिए खड़े हैं कि उनको लगता है अगर ये आदमी ताकतवर होता गया, आजाद समाज पार्टी विचारों के आधार पर ताकतवर होती गई तो कल गरीब को भी इज्जत की जिंदगी मिलेगी। उसकी यही लड़ाई है। आप ये बताओ, आजादी के इतने समझा क्या? पूछे रखने पर अभी हत्या होती है नहीं होती है? मटकी छुए में हत्या होती है नहीं होती है? होली पे बैठे बारात रोकी जाती नहीं जाती है? इस गुंडागर्दी दमनकांड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो तभी होगा जब एसएसपी हमारा होगा, जब डीएम हमारा होगा, जब एसएचओ हमारा होगा, जब सीओ हमारा होगा, जब एसएसआई हमारा होगा, जब एसआई हमारा होगा, जब थाने का मुखी हमारा होगा, गवर्नर हमारा होगा, जब डीजीपी हमारा होगा, प्रमुख सचिव हमारा होगा, तब जाके बात करेंगे। और ये हमारा कैसे होगा? जाति के आधार पर नहीं, जब कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी और जिसको हम चाहेंगे वो कुर्सी पे बैठेगा, तब जाके तुम जाति होगी। और आपको क्या लगता है वो दिन ज्यादा दूर है क्या? हमें नहीं लगता दूर है।
समय का कोई पता नहीं कब क्या पलट जाए, कोई पता नहीं। अभी तो चुनाव का बटन चल रहा है, कल कौन रहे मुख्यमंत्री ना रहे ये भी नहीं पता। कल क्या केंद्र की सरकार रहे ना रहे, हो सकता है आज का चंद्रशेखर आपका एमपी हो सकता है कल मिनिस्टर हो जाए, तो पता थोड़ा। समय बड़ा बलवान है भाई, समझते हो। लेकिन ये मिनिस्टर बनने बनाने की लड़ाई नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े होने की लड़ाई है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर जुर्म जाति के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है? क्या आप आत्मसम्मान का जीवन चाहते हो? मैं धन्यवाद।